प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, आप जैसा कि देख रहे हैं, ये एमसीक्यू सीरीज लेक्चर 10 है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं माफ़ी चाहूँगा, अगर आप सभी का कमेंट अगर आप सभी करते हैं या फिर आप सभी का अगर सपोर्ट रहा, तो इस साल 2020 में जो सीएपीएफ का पेपर आया है, उस क्वेश्चन को, उस पूरे पेपर को मैं एनालाइज करूँगा। और एनालाइज करने का मतलब क्या, सॉल्व किया हुआ पेपर आपको मिल जाएगा और आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई, जैसे मान लो कि टोटल 125 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन किस प्रकार लिंक है करंट अफेयर से, और उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार हम कैसे तैयारी करें कि हमारे कम मेहनत से ज़्यादा हम आउटपुट निकाल पाए हमारा पेपर वन का जो एग्ज़ाम है सीएपीएफ का। तो अगर आप सभी बोलेंगे तो इस सीरीज को मैं शुरू करूंगा, आप सभी की जैसा मत होगा। मित्रों, यही जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर 10 है ना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में जो पीपीटी यूज़ किया गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा ना। वेलकम यू ऑल इन द एवीकेएस सीपीएफ एकेडमी। नाउ मित्रों, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा। पहले तो देखिए नेचर, यहाँ पे नेचर का जो हमारा जो टेम्पलेट्स है, जो मैंने यहाँ पे लाने की कोशिश की, वो इस कारण से लाई है कि आप सभी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि आपको ये आप भूल जाते हैं कि आपका हेल्थ नाम का भी कोई चीज़ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, नेचर को देखते ही जैसे हमारा मन कूल हो जाता है, शांत हो जाता है, तो मेरा ये कहना है कि चीज़ों को कूल और शांत दिमाग से करना सीखिए। मीन्स टू से पैसेंस, यानी आप क्या रखिए, पैसेंस, प्रिजर्वेंस और साथ ही साथ डेडिकेशन विथ डिसिप्लिन, इट विल क्वालिफाई यू। ये जो तीन चीज़ें मैंने बोला, धैर्य, दृढ़ निश्चय, इसके बाद समर्पण एग्जाम को प्रति, वही आपको क्वालिफाई करवाएगा। मित्रों, हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फॉर्म्स द इनविजिबल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री? इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज, इनकम एसोसिएटेड विथ नॉन रेजिडेंस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, रेमिटेंस ऑफ वर्कर इनकम, ऑल ऑफ द अबव। सिंपल है, ऑल ऑफ द अबव होगा। मित्रों, हिंदी का यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आपसे चर्चा में करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। मित्रों, इस मुद्दे को चर्चा करने से पहले आपको समझना है कि मान लीजिए किसी कंपनी में आप अगर काम कर रहे हैं, तो कंपनी का लेखा जोखा भी रखा जाता है। कंपनी का लेखा जोखा रखा जाता है, कितना लॉस हुआ, कितना फायदा हुआ। उसी प्रकार से अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, मान लीजिए यदि आप किसी कंपनी में आने वाले और उसे जाने वाले नकद को देखना चाहते हैं, कैश को देखना चाहते हैं, तो आपको उस कंपनी के अकाउंट बुक को देखना होगा। मित्रों, इसी प्रकार यदि हम चाहते हैं कि देश में आने और देश में से बाहर जाने वाले जो कैश हैं, उनके ट्रांजैक्शन की जानकारी ले, तो इसके लिए हमें देश के भुगतान संतुलन का लेखा पात्र यानी अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट शीट देखना होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी, इसके दो भाग होते हैं प्यारे मित्रों, चालू खाता और पूंजी खाता, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, आईएमएफ ने क्या किया है, अपना ज़्यादा दिमाग लगाते हुए इसको तीन भागों में डिवाइड किया है। उसका तीन अंग क्या है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। एंड इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे तो सबसे पहले करंट अकाउंट को मैं हल्का फुल्का बताता हूँ। मित्रों, इसमें एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा डिटेल रहता है, आयात निर्यात का, और ये हमेशा निगेटिव ही रहता है, क्योंकि हम लोग निर्यात यानी एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं सामान को विदेशों से, है ना। इसलिए हमारा जो मनी बाहर जाता है तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। इसलिए कुछ इस प्रकार से दिखता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट से ज़्यादा हम इंपोर्ट लाते हैं, इसलिए इंपोर्ट यानी आयात ज़्यादा करते हैं, तो आयात कुछ इस तरीके से दिखता है ना, जब हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में समझेंगे। दूसरा है मित्रों कैपिटल या फाइनेंशियल अकाउंट जिसे बोले, जैसे भारत में दूसरे देशों के प्रत्यक्ष निवेश से मिली राशि, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, है ना। ये सारी जो चीज़ें हो गई, विदेशियों द्वारा भारत में जमीन खरीद लेना, अन्य संपत्ति। मान लीजिए कि ये पैसा हम यहाँ से, हमारा कोई सामान, हमने क्या किया मित्रों कि अगर हम यूएसए से मान लेते हैं, कोई सामान मंगाते हैं, यूएसए से कोई सामान मंगाते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा समझिए कि पूरे विश्व में इसको हम थोड़ा अच्छे से और अच्छे से समझते हैं कि कैसे हम इसको एक अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मैं थोड़ा समय लूँगा, है ना, इस चीज़ को समझाने के लिए। हाँ मित्रों, मानिए इस विश्व में केवल दो देश हैं, ठीक है, पूरे विश्व में दो देश हैं, इंडिया है और यूएसए है, इंडिया और यूएसए है। मित्रों, एक अमेरिका जो कि डॉलर वाला देश है, जहाँ पे डॉलर चलता है, और इंडिया जो है वो क्या है,
रुपया वाला देश है। इनके बीच में कोई दलाल नहीं है, ना कोई बिचौलिया है, ना कोई एजेंट है, और ना ही कोई टैक्सेशन सिस्टम है, ना ही सचिन तेंदुलकर और ना ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब जैसे भी बोले, कहने का मतलब है कि अमेरिका और भारत के अलावा विश्व में कुछ नहीं है। थोड़े देर के लिए मान लीजिए, अब भारत अमेरिका से लगभग 10 बिलियन डॉलर का एप्पल फोन खरीदता है। भारत अमेरिका से 10 बिलियन क्या बोलते हैं फोन खरीदता है एप्पल का। चूंकि कोई फॉरेक्स एजेंट और टैक्सेशन नहीं है, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये कोई एजेंट नहीं है, डायरेक्टली खरीदना है फोन। इसलिए भारत अमेरिका को कितना देगा, 600 बिलियन भारतीय मुद्रा देगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या किया है कि $1 इक्वल टू हमने 60 रुपया माना है। तो 600 क्या करेगा भारत, 600 बिलियन रुपया देगा। किसको देगा, अमेरिका को, उस फोन को खरीदने के लिए। इसका मतलब हुआ कि भारत के बहुत सारे रुपए भारत के करंट अकाउंट से अमेरिका चले गए। भारत का जो अभी चालू खाता है उससे कहां चला गया, अमेरिका चला गया। अब मगर अमेरिका भारत के मुद्रा का क्या करेगी, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो तो पैसा चला गया, क्या करेगी। देखिए, भारतीय मुद्रा तो उसका कोई यूज नहीं है, अमेरिका के लिए इंडियन रुपये के लिए कोई यूज नहीं है। तो क्या करेगा, तो देखिए अमेरिका के पास 3 ऑप्शन बचते हैं। और पहला ऑप्शन क्या है मित्रों, या तो वह उस मुद्रा से भारत के कुछ खरीद ले सामान, जैसे कच्चा माल, स्टील, प्लास्टिक, है ना, क्रूड गुड्स हो गया, या तो भारत से कुछ समझौता करके, एग्रीमेंट करके भारत में फैक्ट्री सेटअप कर ले, जैसे मैकडोनाल्ड के कुछ और सेंटर खोल ले, डोमिनोज का कोई सेंटर खोल ले, और या फिर वह एक तीसरा काम यह कर सकता है कि भारत के कुछ शेयर या बॉन्ड्स खरीद ले, यानी जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना, कुछ इस प्रकार का खरीद ले जो समय समय पे भारतीय सरकार लॉन्च करती है, रिलीज करती है। मित्रों, इन तीनों परिस्थितियों में भारत का पैसा वापस भारत के पास ही आ जाएगा। इसलिए कम से कम बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्योरी के अनुसार करंट कैपिटल और प्लस कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट यानी जो यहाँ से, क्योंकि हम घाटे में रहते हैं करंट अकाउंट में यानी चालू खाता में, तो उसका प्लस जो कैपिटल अकाउंट में तो डायरेक्टली यूएसए यहाँ का सामान खरीद रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 0 मिलेगा। यानी 10 रुपया गया और 10 रुपया इस तरीके से आ गया, तो 10 प्लस 10 क्या होगा, या फिर 10 जो 10 प्लस 10 हो गया 0, यानी 0 कहने का मतलब ना ही कोई फायदा ना ही कोई घाटा हुआ भारत को। लेकिन आरबीआई के पास कभी भी सभी वित्तीय लेन देन और मुद्रा विनिमय दर जो होते हैं, हम ये सब बोल सकते हैं, जो प्रायः उतरती और चढ़ती रहती है, उसका कोई डिटेल नहीं रहता है। मतलब मुद्रा विनिमय दर मतलब क्या है, आज $1 इक्वल टू 60 रुपया तो कल हो जाएगा 66 रुपया, इसका कोई डिटेल नहीं रहता है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स हम बोल सकते हैं, यानी सांख्यिकी जो विसंगतियों और त्रुटियों यानी गलतियों और चूक की बड़ी संभावना बनी रहती है। इसलिए बीओपी को इस रूप में बताया जाता है, किस रूप में मित्रों, पहला तो ये है कि चालू खाता करंट खाता हो गया, प्लस अगला हो गया कैपिटल अकाउंट, दूसरा हो गया शुद्ध त्रुटियां यानी राइट एरर्स, है ना, जो कभी 60 हो रहा कभी 66 रुपया हो रहा है, इन सबको मिलाकर 0 होता है, इसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट 0 बताया जाता है मित्रों। अगला चलिए मित्रों, हमारा सीएपीए पेपर 2 का ओएलपी 2021 का बैच शुरू हो चुका है। फ्री बुक मिलेगा इसमें, पेपर 2 का क्लास भी और टेस्ट सीरीज भी दोनों शुरू हो चुका है। अलग से टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है जिसमें 2021 में टेस्ट सीरीज पेपर 1 पेपर 2 का मिलेगा। ऑनलाइन क्लासरूम एग्जाम रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट ओएलपी बैच पेपर 1 पेपर 2 टेस्ट सीरीज का शुरू हो चुका है। वैलिडिटी टिल एग्जाम तक रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। आप हमारे प्ले स्टोर हमारा जो बोल सकते हैं कि हमारा जो एवीकेएस का ऐप है, इसको अगर आप प्ले स्टोर में जाकर टाइप भी करेंगे एवीकेएस तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप इस लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ अ कंट्री। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम द वन कंट्री टू अनदर, एनआरआई डिपॉजिट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा देश के पूंजी के खाते का हिस्सा, माल का निर्यात आयात, सेवा का निर्यात आयात, एक देश से दूसरे देश में एक तरफा स्थानांतरण, एनआरआई का जमा, सिंपल ये होगा। माल का आयात निर्यात मैंने क्या बताया था अभी तुरंत बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जब मैं डिस्कस कर रहा था, इस बारे में चर्चा हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है मित्रों, इसका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि आप देखिए अ फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई जिसे आप बोलते हैं, वेयर अ पेरेंट कंपनी स्टार्ट्स अ न्यू वेंचर इन अ फॉरेन कंट्री बाय कंस्ट्रक्टिंग न्यू ऑपरेशनल फैसिलिटीज। बी में क्या है, अ फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वेयर अ कंपनी परचेजेज और लीज और एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का ग्रुप जहां एक कंपनी
एक नई उत्पादन गतिविधि शुरू करने के लिए मौजूदा उत्पादन सुविधाओं को खरीदती या पट्टे पर देती है। इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंस इंडियन, जो कि सी ऑप्शन है, अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश, है ना। ठीक है। अगला है इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड डेप्ट्स, यानी शेयर और ऋणों में निवेश। तो सिंपल होगा, ये होगा कि जब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का एक रूप, जहां एक मूल कंपनी नई परिचालन सुविधाओं का निर्माण करके एक विदेशी देश में नया उद्यम शुरू करती है, उसको ग्रीनफील्ड निवेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना। बोलेंगे सर स्कीम से क्वेश्चन नहीं आता है, मैं माफी चाहूंगा। हाल के सालों में अगर आप देखें तो स्कीम से बहुत क्वेश्चन, मतलब बहुत नहीं लेकिन एक दो हर साल आ ही चुके हैं, तो इसको हम हल्के में नहीं लेंगे। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है उसकी, क्या होगा? प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज, इट्स राइट, सही है। बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, सही है। प्रोवाइडिंग बेसिक बैंकिंग अकाउंट्स विथ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 5000 आफ्टर 6 मंथ एंड रुपे डेबिट कार्ड विथ इनबिल्ट एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर रुपीज 1 लाख रुपए किसान कार्ड, यानी 6 महीने के बाद 500 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा, 5000 रुपये माफ कीजिएगा, और रुपे डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख और रुपए किसान कार्ड साथ ही। सी में फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम यानी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम। डी में इशुएंस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स यानी क्रेडिट कार्ड जारी करना। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, इशुएंस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। अगला क्वेश्चन मित्रों, अगला क्वेश्चन जो है देखना है, विच ऑफ द सब्सिक्वेंट इज नॉट अ यूटिलिटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक की उपयोगिता में से कौन सी बाद की नहीं है? ऑप्शन सी होगा, क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल डिफिसिट, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड कॉमर्शियल बैंक। सी ऑप्शन होगा, राजकोषीय घाटे का प्रबंधन, है ना। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आरबीआई के बारे में आपको जानकारियाँ हैं और मैंने पिछले लेक्चर्स में भी दे चुकी है आरबीआई के बारे में बहुत सारी जानकारी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द सब्सिक्वेंट इज अ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टूल यूज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ आरबीआई। ऑप्शन ए होगा मॉरल स्यूशन, क्योंकि नैतिक सफाई इट्स इंपॉर्टेंट। हालांकि ओएमओ इसको हम लोग बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सही नहीं है। रेपो रेट भी सही नहीं है, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट भी सही नहीं है, क्योंकि क सही है यानी नैतिक सफाई। क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाला गुणात्मक ऋण नियंत्रण उपकरण है? नैतिक सफाई इज राइट। अगला, कंसिडर द सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट्स। भारत बिल पेमेंट सिस्टम is a proposed centralized bill payments infrastructure which will enable customers to pay a variety of bills anytime anywhere। यानी भारत बिल भुगतान प्रणाली एक प्रस्तावित केंद्रीकृत बिल भुगतान संरचना है जो ग्राहकों को किसी भी समय कहीं भी विभिन्न प्रकार के बिलों के भुगतान करने में सक्षम बनाएगी। वही दूसरा, इट हैज बीन प्रपोज्ड बाय आरबीआई, यानी यह आरबीआई द्वारा प्रस्तावित किया गया है। सी, द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज बीन डेजिग्नेटेड एज ऑथोराइज्ड भारत बिल यानी पेमेंट सेंट्रल यूनिट, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अधिकृत भारत बिल भुगतान केंद्रीय इकाई के रूप में नामित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सी, इसमें डी होगा। तीनों ऑप्शन सही है इसका, है ना, तीनों ऑप्शन इसका सही है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत कोष के मुद्दे को लेकर इनमें से सभी कथनों पर विचार करना है। Funds will be used for improving cleanliness levels in rural and urban areas including in schools। स्कूलों सहित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार के लिए धन का उपयोग किया जाएगा। It will be under the Ministry of Tourism या पर्यटन मंत्रालय के अधीन होगा। Its functioning will be monitored on quarterly basis by finance minister and by prime minister from time to time। इसके कामकाज की निगरानी वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा समय समय पर तिमाही आधार पर की जाएगी। Projects under it will be implemented and carried out by the existing institutions at the state, district and district level and no new institution would be created। मिस्टू से इसके अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को राज्य, जिला, उपजिला स्तर पर मौजूद संस्थानों द्वारा कार्यान्वित यानी इम्प्लीमेंटेशन और क्रियान्वित किया जाएगा और कोई नई संस्था नहीं बनाई जाएगी। ध्यान दीजिएगा, कोई नई संस्था नहीं बनाई जाएगी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सिंपल है, 1 तो सही होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्योंकि अब पर्यटन मंत्रालय के अधीन नहीं है प्यारे मित्रों। तो आप इसको देखिए, पहले तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कोई भी देखते हैं, कोई भी स्कीम या कोई भी चीज़ के लेकर आता है कि ये इसके अंतर्गत है, ज़्यादा ये हम बोल सकते हैं कि
चांस होता है कि अगर आपके स्टेटमेंट में दिया है कि इस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ज़्यादा चांस होता है कि वो गलत होगा, है ना, वो गलत होगा। ये ठीक है। तो अब ध्यान देना है कि स्वच्छ भारत कोष मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ज़्यादा चांस होता है कि अगर कोई क्वेश्चन में स्टेटमेंट बेस्ड में अगर मिनिस्ट्री दे दिया कि इसके अंदर आता है, तो गलत ही होता है, 90% चांस होता है। अगला, व्हाट इज द फुल फॉर्म यानी आउटलाइन ऑफ नीति आयोग? सभी को मालूम है नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग ये है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के लिए राष्ट्रीय संस्थान, यानी आप नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बोल सकते हैं आप। ऑप्शन डी सही है। नीति आयोग को लेकर आपके लक्ष्मीकांत की किताब में लिखा है। मुझे लगता है इसमें आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपका समय में ज़्यादा नष्ट करूँ, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। स्वाभिमान जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूसिव, ये क्या है? स्वाभिमान क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव, वित्तीय समावेशन पहल, पेंशन इनिशिएटिव फॉर बीपीएल फैमिलीज, बीपीएल परिवारों के लिए पेंशन पहल, इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए बीमा पॉलिसी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजना। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है। वैसे अगर मैं आपको हल्का फुल्का बता दूँ स्वाभिमान के बारे में, तो आपको ये हल्का फुल्का मालूम होना चाहिए। स्वाभिमान जिसे आप बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में आ चुकी है ये सिविल का। स्वाभिमान जो योजना है प्यारे मित्रों, इसको लेकर आपको ये समझना है कि ये हमारा जो स्वाभिमान योजना है, जिसको युवा स्वाभिमान योजना भी बोला जाता है, ठीक है, ये बेसिकली ये 2019 में शुरू हुआ था। ये ध्यान दीजिएगा, कब शुरू हुआ था? 2019 में से हुआ था। और ये खास करके आपको ये ध्यान देना है कि ये मध्य प्रदेश का एक स्कीम है। ये ध्यान देंगे आप, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इससे ज़्यादा आपको जानकारी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।